हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, आज मैं क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। वह मॉडल पेपर जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, और आप इस मॉडल पेपर से एक कॉन्सेप्ट तैयार करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसका दिया है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। यदि इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू हमसे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम का मान भर देंगे बाबू 60, एचसीएफ का मान भर देंगे 3, पहली संख्या है 12, यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगा। ये 3 से 12 कट रहा है 4 बार में, और 4 से फिर ये 60 कट जाएगा 15 बार में, और दूसरी संख्या हमको मिल जाएगा कितना, 15। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिएगा, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुणा कराया जाएगा तो जो संख्या हमें मिलेगी वह अपरिमेय ही होगी। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तीसरा क्वेश्चन है कि रेखा युग्म समीकरण तीसरा क्वेश्चन है रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 तथा 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। मतलब ये है कि ये दो समीकरण हैं, इन समीकरणों के कितने हल हो सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला काम हमें करना होता है कि हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कैलकुलेट कर लेते हैं। वो a1 का वैल्यू यहाँ 1 है, a2 का वैल्यू 4 है, b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 8 है, c1 का वैल्यू -5, c2 का वैल्यू -20। सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो सब वही आएगा 1/4। और जब कभी ऐसा हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा हो तो उस समय अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरह का कभी भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है तो हम यह कहेंगे कि उन दो समीकरणों के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर ऐसा होता कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का कॉन्सेप्ट होता तो वहां पर केवल एक सॉल्यूशन होता, यूनिक सॉल्यूशन होता। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता तो उस समय कोई हल नहीं होता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं भाऊ। चौथा क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर
क्रमशः 5 तथा 8 शेषफल प्राप्त हों। देखिएगा, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या है और उससे भाग का किया जा रहा है 70 में और 125 में, और कितना उसमें से शेषफल बच रहा है 5 और 8। तो क्या करेंगे बाबू, 70 में से 5 घटा लीजिए 65, और 125 में से 8 घटा लीजिए 117, और इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लीजिए। तो 65 और 117 का अगर आप HCF निकालेंगे तो 65 हो जाएगा 5 गुणे 13, और 117 हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13, 13 नवा 117। ठीक है, HCF इसका आ जाएगा बाबू 13, और 13 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। क्वेश्चन है बाबू कि 3 का प्रथम 5 गुणज, तो 3 का प्रथम 5 गुणज लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, और योग पूछ रहा है तो SN फार्मूला लगा दीजिए, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा, हमें 5 टर्म्स हैं टोटल, इनका सम निकालना है। S5 लिख देंगे, और S5 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 2 इंटू a का वैल्यू 3 प्लस n के जगह पे 5 माइनस 1 और d का वैल्यू 3। ये हो जाएगा 5/2, ये 6 प्लस 12, 5/2 इंटू 18, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6वां क्वेश्चन है भाऊ, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया स्टेटमेंट इसका कि दिए गए समीकरण में d का वैल्यू 0 से छोटा है। दूसरा कि नो रियल रूट, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा है d इक्वल टू 0, और चौथा है कि मूल वास्तविक है। देखिएगा, जब भी हमें रूट्स फाइंड करना हो कि वह रियल होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम d निकालते हैं, और d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले का यूज करते हैं। b का वैल्यू यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4, a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3। ये हो गया 16 माइनस 24 इज इक्वल टू -8, और -8 वैल्यू आ रहा है, मतलब ये है कि d का वैल्यू 0 से छोटा है, और जब भी d का वैल्यू 0 से छोटा आता है तो उस समय मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी कि a और b दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसमें दिया है ऑप्शन में कि पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। हम ट्रिक क्या लगाएंगे कि पहला और दूसरा दोनों सही है,
क्योंकि डी का मान 0 से कम आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, और जब भी डी का मान निगेटिव आता है तो उस समय मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है भाऊ कि AOBC एक आयत है, AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष में ए का वैल्यू दिया है 0.3, ओ का वैल्यू दिया है वो भी 0.3, और बी का वैल्यू दे रहा है 5 0 हैं, 3 शीर्ष दिया है। तो पूछ रहा है कि इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे भाऊ कि AOBC अगर एक आयत है हमारे पास, AOBC अगर आयत है ये, तो अगर इसका कोण निकालना है तो इसका कोण का मतलब हुआ A से B का लेंथ निकाल दिया जाए। तो A से B का लेंथ अगर निकालना चाहते हैं तो A का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0.3 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 5 0। तो A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करिए, x2 का वैल्यू है 5 - 0 का स्क्वायर और प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। ये हो गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट में आएगा 34। ये हमारा आंसर हो जाएगा सही वाला। ठीक है, 7वां क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाऊ। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है, तो k का मान है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब एक मूल हमको दे ही दिया है तो x का वैल्यू ला के यहाँ पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 - 5/4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1/4 प्लस k/2 - 5/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कर लेंगे, हो जाएगा 4। ये हो गया 1 + 2k - 5 इज इक्वल टू 0, 4 जाके यहाँ 0 हो गया। 2k - 4 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 4/2, k का वैल्यू आएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन के बाद आओ 9वां क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, फिर लिखूंगा, कोई दिक्कत टाइम लगेगा आपका। दो त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं? तो आप जानते हैं कि दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया है कि दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है जब उनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा ऑप्शन दिया है जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन के बाद बाबू 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन क्या है, दे रहा है
कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हैं, तो C से जाने वाली मध्यिका की माप, C से जाने वाली मध्यिका की माप है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है ये देखिए। तो कह रहा है कि एंगल C है 90 डिग्री का, AC का मान है 3 सेंटीमीटर, BC का मान है 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगा लेंगे तो AB का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कि C से जाने वाली मध्यिका या जो CD है, इस मध्यिका का माप कितना होगा, मेजरमेंट कितना होगा। तो याद रखिएगा, जब भी राइट ट्रायंगल का केस होगा और राइट एंगल से मेडियन ड्रा किया जाएगा, तो मेडियन निकालने के लिए कोण का आधा कर दीजिएगा। कोण का जो भी मान है उसका आधा कर देंगे, मध्यिका निकल जाएगा। कोण का मान हमारे पास 5 है, 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर से हो जाएगा। क्लियर है। 10वां क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन है बाबू। ग्यारह क्वेश्चन देखेंगे बाबू। दिया है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कास पे पावर 4 थीटा का मान होगा। शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो गिवन है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 जाएगा इधर, वो 0 वैल्यू हो जाएगा। माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और तब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 0। और इस केस में अगर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 भर देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमने 0 ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, यानी 1 माइनस 0, ये वैल्यू आएगा हमारा 1। आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जब a बराबर है, ए ऑप्शन है 0 अंश, बी ऑप्शन है 30 अंश, सी ऑप्शन है 45 अंश और डी ऑप्शन है 60 अंश। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए डायरेक्ट थीटा वाला वैल्यू रखते जाइए। अगर हम यहाँ पे LHS में ए के जगह पे 0 भरते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा
0। वैसे ही RHS में अगर a का वैल्यू 0 भरते हैं तो 2 sin 0, तो ये sin 0 का वैल्यू 0, यानी 2 इंटू 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और यहाँ से हमारा LHS RHS बराबर आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 0 अंश के लिए sin 2a 2 sin a के बराबर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन 13वां इसी में लगा दे रहा हूँ। लिख रहा है कि यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है तो लगाना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी p/b इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से हाइपोटेनस पाइथागोरस लगा लेंगे तो आ जाएगा 5। और यहाँ से अब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 4 साइन के जगह पे 3/5 माइनस कॉस के जगह पे 4/5 अपान 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5। इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8/5 बटा 16/5। 5 से 5 कटेगा, 8 से 16 कटेगा, 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा। इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा बाबू। तो हम क्या करेंगे, सेक के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से, ये हो जाएगा टेन थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। ये साइन अपान कॉस यानी 10 से 10 कैंसिल। अगले स्टेप में हमारे पास बच रहा है सेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। तो सेक थीटा को लिख देंगे बाबू 1 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, तब ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन के बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भाऊ। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, 60 अंश है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हम लगाएंगे πr² थीटा अपान 360 और इस फॉर्मूले पर वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है,
फिर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, इसी पे समझ लीजिए। अभी 16 है कि एक सुराही निम्न में से किसका संयोजन है? निम्न में से किसका संयोजन है? सुराही है तो सुराही का आकार आप जानते हैं किस तरह का है, और आप ये स्वयं से क्वेश्चन बताइए कि एक सुराही जो है वह किन दो संरचनाओं के संयोजन से बना है, और यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, और आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 17वां क्वेश्चन है बाबू, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 से 10 तक देखेंगे अगर धनात्मक विषम संख्या हम, तो संख्या में मिलेगी क्या चीज? 1, 3, 5, 7 और 9। टोटल संख्या 5 है और माध्य निकालना है, तो संख्याओं का योग यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा 5, ये हो गया। 7 3 10, 9 1 10, 20 5 25 बटा 5 आ रहा है 25 बटा 5, यानी कि मान हमारे पास कितना आएगा? 5। आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है बाबू, अठारह नंबर क्वेश्चन है कि एक आंकड़ा दिया है, तेरह 15 16 17 19 और 20 की मध्यिका होगी। देखिएगा, मध्यिका निकालने के लिए दो फॉर्मूला, हम संख्या गिनते हैं कितनी टोटल संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, और जब भी सम संख्या में हमारे पास आंकड़ा हो तो उस समय हम क्या करते हैं, उस संख्या से 2 से भाग कराएंगे। 6 संख्या तो 2 से भाग कराएंगे तो तीसरी संख्या, और उसमें 3 + 1 यानी कि चौथी संख्या, तो तीसरी संख्या हमारे पास 16 मिलेगा और चौथी संख्या 17 मिलेगा। इन दोनों संख्याओं का माध्य निकालते हैं बाबू, तो 16 + 17 बटा 2 करेंगे, आएगा 33 बटा 2। माध्यिका हमारा हो जाएगा 33 बटा 2 कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16.5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 MCQ और है, उसके बाद हमारा लॉन्ग आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब मध्यिका होगी, तब मध्यिका होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को लगाना है तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 3 मीडियन बराबर होता है, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। तो देखिएगा, हमसे मीडियन पूछा है तो 3 मध्यिका रहने दीजिए, मोड यानी बहुलक का मान दिया है 45 और प्लस 2 गुणे माध्य का मान दिया है कितना? 27। तो ये हो गया 45 और प्लस 27 दूनी 54, 99। मध्यिका का मान हो जाएगा 99/3,
मध्यिका कितना आ रहा है 33 आंसर हो जाएगा मध्यिका का। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं बाबू। तो 20वां प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। बहुत ध्यान दीजिएगा, 3 से छोटा कहा जा रहा है तो 3 से छोटा विषम संख्या केवल एक संख्या होगा और वह भी 1 होगा। और आप जानते हैं कि पासे में टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 आउटकम्स हैं और हमारा डिजायर्ड आउटकम्स 1 है। तो उस समय प्रायिकता हमारे पास जो होगी प्रायिकता बराबर 1/6 होगा। और इस तरह हम लोग MCQ के सभी क्वेश्चंस को लगाए हैं। अब इसके बाद सेक्शन बी वाला जो है यानी दूसरा सेक्शन जो है जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है उसको देखते हैं। और लॉन्ग आंसर के पहले का एक क्वेश्चन दिया है जिसमें सभी खंड करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 अब बटा ना इतना ही है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है और यह भी बताना है कि क्यों भाज्य संख्या है। तो देखिएगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका सलूशन लगाते समय हम दिखाएंगे 3 × 5 × 7 + 7 में इसको एक संख्या मान लीजिए, इसको एक संख्या मान लीजिए, इसमें और इसमें दोनों में 7 कॉमन हो जाएगा तो 5 × 15 + 1 कितना हो जाएगा 7 × 16 7 × 16। और हम ये कहेंगे अब ये संख्या में 2 गुणनखंड आ रहा है, एक और इस सेल्फ के अलावा कोई वैल्यू आ रहा है, मतलब यह संख्या जो है यह भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या वह है जिस संख्या में 2 से ज्यादा डिविजिबल नंबर्स हो। ऐसी संख्या है मतलब 2 से ज्यादा अगर अधिक संख्याओं से कट रही है तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 7 भी एक संख्या है, 16 भी एक संख्या है जो इससे अलग है और इसको बांट रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यह जो संख्या है वह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसी का बी क्वेश्चन दिया है, देखते हैं वो क्या है। बी क्वेश्चन है बाबू कि यदि cos थीटा = 7/8 cos थीटा = 7/8 तो 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा और एक ब्रैकेट में 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू आसान सवाल है, क्या करेंगे हम यहाँ से 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b, हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा अपान ये नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से यह हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा = फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा = cot स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू cot थीटा का गिवन है। यहाँ से cot स्क्वायर थीटा हमको मिल गया
तो cot थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ ला के रखें तो रख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बी वाले के बाद सी ऑप्शन देखते हैं बाबू इसका कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। के संलग्न फलकों को जोड़ने से, संलग्न फलकों को जोड़ने से एक ठोस बनाया गया। एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है और एक और क्यूब है, इसका एरिया है 64 और इसका भी एरिया है, सॉरी इसका आयतन 64 है और आयतन यहाँ भी 64 है। तो हम लिख देंगे घन का आयतन बराबर दिया है कितना 64, फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64, ए का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी इसका जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर और इसका भी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो घनाभ बनेगा बाबू, उस घनाभ में हम लिख देंगे लंबाई हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर का और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा। और इस स्थिति में अगर घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है तो घनाभ का क्षेत्रफल का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 इन ब्रैकेट LB + BH + HL। इस फॉर्मूले पर LB और H का मान भरिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर पा जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का डी वाला क्वेश्चन है। डी क्या ये कि बिंदु -4,6 ए बिंदु दिया है, -6,10 तथा बी बिंदु दिया है 3,-8 से समदूरस्थ है ना। को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -6,10, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3,-8। इसको मिलाने वाली जो लाइन है, मान लीजिए इसको एक बिंदु है -4,6 पे, वह इसको M1 भाग में बांट रही है और इसको M2 भाग में। तो यह पूछा जा रहा है कि M1 और M2 का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन में डिमांड है। तो देखिएगा हम जानते हैं कि इस पॉइंट -4 का वैल्यू हम लिख सकते हैं -4 = M1x2 + x2 M1 अपान M1x2 + M2 x1 अपान M1 + M2 x के लिए, और y के लिए लिखेंगे 6 = M2 y1 + M1 y2 अपान M1 + M2। इसमें वैल्यू भरिएगा, आप आसानी से M1 और M2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, आगे देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक, पांचवा क्वेश्चन है कि एक आंकड़ा दिया है बाबू और उसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा है, लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, और क्वेश्चन आसान है, सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है माध्य निकालने वाला, और माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपान समेशन f, और इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आप बड़ी आसानी से लगा लेंगे। मैं उसको नहीं सर्च देख रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूं इसी में का। 6वां क्वेश्चन है x और y में, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ हो, से समदूरस्थ हो। देखिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक बिंदु है ए और इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 3, 6। एक बिंदु मान लेंगे बी, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे -3, 4, और बीच में एक बिंदु मानेंगे सी और उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स और वाई, और कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, और डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा ए सी में और बी सी में, आप आसानी से एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए, स्वयं से लगाइए। अगला क्वेश्चन है भाऊ दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा 6 क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे कोई 5 क्वेश्चन करने के लिए कहेगा, और दूसरा का जो पहला क्वेश्चन दिया है वह कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x का स्क्वायर -3 7x, ये द्विघात बहुपद दिया है। इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, और शून्य ज्ञात करने के साथ साथ जो शून्यक आ रहे हैं उनका ए, बी और सी के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को भी स्पष्ट रूप से दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लें, इस तरह का दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, यहां से तोड़ दे रहे हैं इसको, -9x + 2x में, इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे बाबू 3x, तो बचेगा 2x - 3 + 1 कॉमन कर लेंगे, बचेगा 2x - 3, एक ब्रैकेट में 2x - 3, एक ब्रैकेट में 3x + 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 और x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। दो वैल्यू आ रहा है, एक 3/2 और एक आ रहा है 1/3, सॉरी -1/3 आएगा इसमें। और तब हम दिखा देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, इस रिलेशन को। तो अल्फा का वैल्यू कितना भर देंगे बाबू 3/2 और बीटा का वैल्यू भर देंगे -1/3 इज इक्वल टू बी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा बाबू -7 अपान ए का वैल्यू क्या है 6, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6, 3 × 3 = 9 -2 बराबर 7/6, इधर भी आ रहा है 7/6। हम दिखा देंगे कि यह जो कॉन्सेप्ट है सही है, यही रिलेशन है, हम सत्यता की जांच भी हो जा रहा है इससे। इसी में का देखिएगा बाबू दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर
180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो संख्या एक्स और वाई हैं, दोनों के स्क्वायर का अंतर दिया है वो कितना 180, और दूसरा केस दिया है कि छोटी संख्या हमारे पास यहाँ वाई है, छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो वाई स्क्वायर की जगह पे ला के यहाँ भर दीजिए 8x माइनस 180 बराबर 0। कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 18x और प्लस 10x। x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 18। एक ब्रैकेट में x माइनस 18, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 बराबर 0। x का दो वैल्यू आ रहा है, एक 18 और एक आ रहा है माइनस 10, तो 18 वाला मान्य करिए, और x का वैल्यू जब आप ले आके यहाँ 18 भर रहे हैं तो y का मान हो जाएगा अंडर रूट में 8 गुणे 18, ये हो जा रहा 8 9 64 के 4, 8 का में 8 144। y का मान हो जा रहा है बाबू कितना 12, और x का मान क्या हो जाएगा 18। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा हमसे कर लीजिएगा, मैं सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये प्रूफ करना है भाऊ। क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रा कर लेंगे, और सर्किल से एक डायमीटर है ये, और डायमीटर के एंड पॉइंट पर मान लीजिए स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो हम दिखा देंगे कि ये पॉइंट ए है और ये बी है। ए बी जो है, ए बी से खींचा गया एक स्पर्श रेखा यल है, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा यम है। हम दिखा देंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है 90 अंश का कोण बनाती है, और यह 90 अंश का, यह 90 अंश का, 90 90 180, और साथ यह दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। बड़ी आसानी से आप प्रूफ कर देंगे, भाषा का बेहतर प्रयोग कर लीजिएगा और इस तरह से प्रूफ कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक थैले में तीन लाल गेंद और 5 काली गेंद हैं। इस थैले से यादृच्छिकता एक गेंद निकाली जाती है। यादृच्छिकता एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता क्या होगी
पहला गेंद लाल हो और दूसरा गेंद लाल न हो। दो चीज पूछा जा रहा है बाबू कि एक थैला है और थैले में 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं और उसमें से यादृच्छिक एक गेंद निकालना है। तो वह गेंद लाल होगा तो लाल की प्रायिकता अगर आप निकालना चाहते हैं तो टोटल लाल गेंद है कितना 3 और टोटल गेंदें कितनी हैं 8। 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी तो यह ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो एक में से ये वैल्यू घटा लीजिए या फिर काली गेंदों की प्रायिकता निकाल दीजिए, तो यहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन जो दिया है वो सारणी का क्वेश्चन है। अब सारणी बनाऊंगा और लंबा समय आपका खींचूंगा और मैं ये वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बता सकूं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों का स्थान उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या में जब भी मानना होता है तो 10x + y मान लेंगे और अंकों का स्थान पलटना है मतलब क्या हो जाएगा 10y + x और दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है 66 आ रहा है। 10x प्लस और एक और x मिलेगा कितना हो जाएगा 11x + 11y = 66। 11 को कॉमन कर लेंगे तो x + y = 66, x + y = हो जाएगा 66/11, x + y = 6 आ जाएगा। इसके बाद एक और इसमें डाटा गिवन था बाबू कि इनके अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर 2 है यानी x - y = 2। एक यह भी डाटा दिया था क्वेश्चन में, तो यहाँ से x - y = 2 लिख दे रहे हैं, x + y = 6 है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इसको बना लिए इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। हो जाएगा 2x = 8, x = कितना आ जाएगा 4 और x का वैल्यू 4 आ गया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और तब हमारे पास संख्या हो जाएगी 42 और इसका उल्टा संख्या क्या हो जाएगा 24। जोड़ने पर 66 आ रहा है, हमारा क्वेश्चन सही है। इसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट फोटो बना रहा हूँ इसका, बहुत लंबा हो गया वीडियो आपका। ये कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन है बाबू, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक छोटा बिल्डिंग है इसके सामने। छोटे बिल्डिंग का ऊंचाई दिया है कितना 8 मीटर और इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जा रहा है। एक बार इस मंजिल के टॉप पॉइंट का फिर इसका बॉटम का ये एंगल 30 का, यहाँ एंगल बन रहा है बाबू कितने का 30 डिग्री का और यहाँ एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ये मान लीजिए AB है, ये CD है। तो टू फाइंड में कहा है AB फाइंड करिए और AC फाइंड करिए। आप बड़ी आसानी से एक बार ट्रायंगल ले लीजिएगा ACB और एक बार ट्रायंगल ले लीजिएगा BED और दोनों ट्रायंगल को कैलकुलेट करिएगा tan थीटा से लगा के। हर हाल में आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन एक है बाबू, मैं उसके बारे में बता दूं। ये शंकु के आकार का कोई बर्तन है, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। आप ट्राई करेंगे, आसानी से लगा लेंगे। फिलहाल में इतना ही, फिर अगला सैंपल पेपर मैं जस्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ बहुत जल्दी। धन्यवाद।